हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 25 अप्रैल के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित परिपत्र के अनुसार वाणिज्यिक बैंक कोविड पूर्व के स्तर की तुलना में कितने प्रतिशत लाभांश का भुगतान कर सकते हैं। इस सवाल को आपके लिए आसान बना देता हूं। देखो, अगर कोई बैंक ऐसा है जो प्रॉफिट कमा रहा है, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, तो वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा, जिसे लाभांश या डिविडेंड बोलते हैं, वो अपने शेयर होल्डर में, जिन्होंने भी उस बैंक के शेयर खरीदे हैं, उसमें बांटता है। राइट, क्योंकि वो शेयर होल्डर है, उनका भी तो हिस्सा है बैंक में, क्योंकि उन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं, तो उनको लाभांश देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक चिंतित है कि जिस तरह से कोविड फैल रहा है और जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो रही है, नीचे जा रही है, वैसे ही आने वाले समय में बैंकों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति हो सकती है। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। तो वो कह रहा है, आप एक काम करो, आप पैसा बचाओ, अभी पूरा मत दो अपने शेयर होल्डर को, यानी लाभांश का भुगतान मत करो पूरा। हाँ, लेकिन मैं आपको अनुमति देता हूं कि आप 50% तक भुगतान कर सकते हो लाभांश का। तो जितने भी भारत में व्यावसायिक बैंक हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन पे एक सीमा लगा दी है, लिमिट लगा दी है कि वो सिर्फ 50% ही लाभांश का भुगतान अपने शेयर होल्डर को कर सकते हैं। याद रखिए, ये वित्तीय वर्ष 2021 के लिए बता रहा हूं, जो खत्म हुआ है अभी अभी। तो उसका बैंक जो भी प्रॉफिट का हिस्सा देना चाहते हैं शेयर होल्डर को, 50% तक दे सकते हैं। 50% अपने पास रखें, क्योंकि बैंकों को आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अगला सवाल भी भारतीय रिजर्व बैंक को लेकर है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अतनु चक्रवर्ती को किस बैंक का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त करा है, यानी पार्ट टाइम चेयरमैन। तो ये बैंक है HDFC बैंक। और अतनु चक्रवर्ती आप जानते होंगे, ये जो आर्थिक मामलों का मंत्रालय है, इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, उसमें ये सचिव थे, सेक्रेटरी थे, यानी भारत के आर्थिक मामलों के सचिव हुआ करते थे अतनु चक्रवर्ती। अभी HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं। और HDFC बैंक का CEO कौन बना है? HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन, मिस्टर शशिधर जगदीशन, याद रखिए। और HDFC बैंक ने अभी अभी कुछ चीज़ें शुरू करी हैं, जैसे कि एक अभियान चलाया। इस अभियान का नाम है मुंह बंद रखो अभियान। मुंह बंद रखो अभियान, ये क्या है मुंह बंद रखो अभियान? इसमें बेसिकली अगर कोई आपको फ़ोन करता है और आपकी जो है बैंक अकाउंट की जानकारी मांगता है, OTP मांगता है, ये सब आप किसी को भी मत दो, यानी मुंह बंद रखो, यानी साइबर सुरक्षा अभियान है ये, HDFC बैंक ने चलाया। फिर HDFC बैंक ने एक कंपनी खोली है जिसका नाम है परिवर्तन। इनका एक ब्रांड बनाया है इन्होंने, परिवर्तन, सामाजिक जो इनका दायित्व है उसको निभाने के लिए, जिसको कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व या कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। परिवर्तन ब्रांड HDFC बैंक का है। फिर HDFC बैंक ने एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम। स्मार्ट अप उन्नति प्रोग्राम। HDFC बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑटो लोन शुरू करे हैं। खास किस्म के लोन हैं, खास किस्म के ऋण हैं, जिनका नाम है जिप ड्राइव। और किसानों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करा जिसका नाम है ई किसान धन। ई किसान धन। और RBI के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो RBI से रिलेटेड 5 नई कमेटी बनी है, जिनके बारे में आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। और ये 5 कमेटी सिर्फ पिछले 45 दिनों में बनी है, बिल्कुल लेटेस्ट। सबसे पहली कमेटी है सुदर्शन सेन कमेटी। नाम लिख लो पांचों कमेटी के। सुदर्शन सेन कमेटी क्यों बनी है? ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक खास किस्म की कंपनी होती है जिन्हें बोलते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उनकी समीक्षा के लिए बनी है, उनको रिव्यू करने के लिए बनी है सुदर्शन सेन कमेटी। दूसरी कमेटी है M राजेश्वर राव कमेटी। M राजेश्वर राव ये बेसिकली रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी है, RRA बोलते हैं इसे। रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी के चेयरमैन है M राजेश्वर राव। तीसरी है NS विश्वनाथन कमेटी। NS विश्वनाथन कमेटी, ये जो हमारे प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, यानी प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, उनकी समीक्षा के लिए बनी है NS विश्वनाथन कमेटी। चौथी कमेटी है जयंत कुमार दास कमेटी। जयंत कुमार दास कमेटी बनी है डिजिटल उधार से रिलेटेड जो भी जोखिम हैं उनकी समीक्षा के लिए। डिजिटल लैंडिंग रिस्क यानी डिजिटल उधार से संबंधित जो भी डिजिटल उधार से संबंधित जोखिम है उनकी समीक्षा के लिए जयंत कुमार दास। और पांचवी कमेटी है श्यामल गोपीनाथ कमेटी।
श्यामल गोपीनाथ कमेटी बनी है। अगर आप लघु वित्त बैंक खोलना चाहते हैं तो लघु वित्त बैंक जो हैं उनको खोलने के लिए जो आप आवेदन देते हो उनकी समीक्षा के लिए, लघु वित्त बैंक जो हैं उनके आवेदन पत्र की समीक्षा के लिए जो बनी है वो बनी है श्यामल गोपीनाथ कमेटी। तो ये 5 कमेटी के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके अलावा रिजर्व बैंक के एक डेप्यूटी गवर्नर हुआ करते थे जिनकी मृत्यु हो गई। इनका नाम था कमलेश चंद्र चक्रवर्ती। कमलेश चंद्र चक्रवर्ती ये डेप्यूटी गवर्नर हुआ करते थे। और एक डेप्यूटी गवर्नर हैं जो अभी अभी रिटायर हुए हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है, जो रिटायर हुए हैं उनका नाम है बीपी कानूनगो। बीपी कानूनगो। वैसे भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि वो एक नया सूचकांक, एक नया इंडेक्स शुरू करेगा जिसका नाम है वित्तीय समावेशी सूचकांक, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यानी वित्तीय समावेशी सूचकांक। तो ये सब चीजें आरबीआई के बारे में याद रखिए। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी नेस्कॉम, नेस्कॉम का चेयरमैन कौन बना है? नेस्कॉम के चेयरमैन पहले यूबी प्रवीण राव थे, अब बनी है रेखा मेनन। और सबसे बड़ी बात, ये पहली महिला हैं जो नेस्कॉम की चेयरमैन बनी हैं। पहली महिला हैं जो नेस्कॉम की चेयरमैन बनी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेस्कॉम का उपाध्यक्ष कौन बना है, यानी नेस्कॉम का वाइस चेयरमैन कौन बना है? तो उनका नाम है के रामानुजम। के रामानुजम, दोनों के नाम याद रखिए। एक किताब लिखी गई अभी अभी जलवायु परिवर्तन के ऊपर। जलवायु परिवर्तन के ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल। इसको किसने लिखा है? तो इस किताब को लिखा है, अभी अभी लेटेस्ट किताब है ये, पर्यावरण के ऊपर, आकाश रानीसन ने। तो आंसर है आकाश रानीसन। और हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। आगे बढ़ते हैं। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? पशु चिकित्सा, एनिमल हेल्थ बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके लिए खास डॉक्टर होते हैं जिन्हें हम वेटरिनेरियन बोलते हैं। वेटरिनेरियन। वेटरिनेरियन को वेटरन से कंफ्यूज मत करना। कोई भी व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र में अनुभवी हो जाता है तो हम उसे वेटरन बोलते हैं, VETERAN। मैं वेटरन की बात नहीं कर रहा, मैं वेटरिनेरियन की बात कर रहा हूं। वेटरनरी डॉक्टर जिसे कहते हैं, पशुओं का जो चिकित्सक होता है। तो इस बार इसका थीम था द वेटरिनेरियन रेस्पॉन्स टू द कोविड क्राइसिस। और यह दिवस मनाया कब गया? याद रखिए, यह दिवस जो है ये फिक्स नहीं होता कि एक ही दिन मनाया जाता है। ये अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। अप्रैल माह के आखिरी शनिवार को वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है। और इस बार इसका थीम था द वेटरनरियन रेस्पॉन्स टू द कोविड क्राइसिस। तो इस बार कब था आखिरी शनिवार अप्रैल का? 24 अप्रैल। तो आंसर है 24 अप्रैल। अमित मिस्त्री, इनका निधन हो गया। ये प्रसिद्ध कौन थे? अमित मिस्त्री एक जाने माने अभिनेता थे, एक्टर थे। आपने अमेजॉन प्राइम पे एक सीरीज देखी होगी बैंडिश बैंडिट्स, बैंडिश बैंडिट डाकुओं के ऊपर, उसमें भी इन्होंने रोल किया था। एक फिल्म आई थी शोर इन द सिटी, एक थी बेयार। तो बेसिकली गुजराती एक्टर थे लेकिन हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने नाम कमाया। सिर्फ 47 साल के थे ये। काफ़ी दुखद है, हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। काफ़ी दुखद। इनका नाम था अमित मिस्त्री। वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार, मानवाधिकार पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स पुरस्कार। 3 ह्यूमन राइट्स अवार्ड आपको पढ़ने हैं, एक तो सखारोव प्राइज, एक नूरमबर्ग प्राइज और एक वैक्लेव हैवेल। तो पहले वैक्लेव हैवेल की बात करते हैं क्योंकि प्रश्न है। तो ये दिया गया है लॉज़ैन अल हथलौल को। लॉज़ैन अल हथलौल कौन है ये महिला? ये सऊदी अरब देश जो है वहाँ पे एक मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करती हैं, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं ये। और आप जानते हैं सऊदी अरब जैसे देश में अगर आप वहाँ की सत्ता के खिलाफ बोलते हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए बोलते हैं, तो फिर आपको कठिन सजा दी जाती है और इनको जेल भी हुई है कई बार। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आप देखेंगे कि सऊदी अरब में बहुत सारी चीज़ें वैसी हैं जो महिलाओं के लिए मान्य हो रही हैं, जो पहले वहाँ पे अलाउड नहीं थी महिलाओं को, जैसे गाड़ी चलाना, राइट, गाड़ी चलाना, या महिलाएं जो हैं विदेश में ट्रैवल नहीं कर सकती थी बिना किसी पुरुष के। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे उदार हो रही हैं। सऊदी अरब में सरकार उदार हो रही है और महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दे रही है और उसमें बहुत बड़ा हाथ है लॉज़ैन अल हथलौल का।
तो इन्हें मिला है वैक्लेव हैवेल ह्यूमन राइट्स अवार्ड। अच्छा, ये अवार्ड किसके नाम पे? ये अवार्ड चेक गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति वैक्लेव हवेल के नाम पे। वैक्लेव हवेल जो थे चेक गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनके नाम पे ये पुरस्कार है। और इसको देता कौन है? इसको एक संगठन देता है जिसका नाम है पेस, PACE, पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप, यानी कि यूरोपियन परिषद। पेस, पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप, यानी पेस इसे देता है। अब हम आते हैं दूसरे मानवाधिकार पुरस्कार पे। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सखारोव प्राइज। सखारोव प्राइज ये किसको मिला है? स्वेतलाना सिखानुस्काया। स्वेतलाना सिखानुस्काया, बेलारूस की ये ओपोजिशन लीडर हैं, स्वेतलाना सिखानुस्काया। और दूसरा प्राइज है नूरमबर्ग प्राइज। नूरमबर्ग प्राइज जो है वो जर्मनी देता है, और सखारोव प्राइज यूरोपियन पार्लियामेंट देती है, यूरोपीय संसद। तो नूरमबर्ग पुरस्कार मिला है चाइना की महिला सायरा गुल सॉटबे को। सायरा गुल सॉटबे, इन्होंने किताब भी लिखी है जिसका नाम है द चीफ विटनेस। द चीफ विटनेस। तो ये 3 मानवाधिकार पुरस्कार आपको अच्छे से याद रखने हैं। किस देश की लापता पनडुब्बी KRI नांगला को खोजने में मदद करने के लिए भारतीय नौसेना ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को लॉन्च करा है? इसका क्या मतलब होता है? देखो मैं समझाता हूं पूरा मामला क्या है। देखो, पनडुब्बी क्या होती है ये तो आपको पता है। पनडुब्बी पानी के नीचे तैरती है और महासागरों की रक्षा भी करती है, जासूसी भी करती है, बहुत सारे कामों में पनडुब्बी का इस्तेमाल होता है। अब ये पनडुब्बी जो है ये इंडोनेशिया की थी, तो आंसर है इंडोनेशिया। इसमें लगभग 53 लोग थे और वो सारे अब मर चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है क्योंकि ये पनडुब्बी डूब गई पानी में। ठीक है, भारत ने भी कोशिश करी और भी बहुत देशों ने कोशिश करी, लेकिन ये डूब गई। और होता क्या है, अगर कोई पनडुब्बी डूब जाए, मान लो अगर वो समुद्र की एकदम तल तक चली जाती है, एकदम बोलते हैं ना सी बेड, समुद्र का एकदम जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है जहाँ पे रेत होती है, जहाँ पानी खत्म हो जाता है, तो वहाँ पे प्रेशर इतना होता है कि आदमी वैसे ही बच नहीं सकता, आपके फेफड़े फट जाएंगे, वहाँ पे इतना प्रेशर होता है। तो इसके साथ या तो वो हुआ है, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन खत्म हो गई, क्योंकि चारों तरफ से बंद होती है पनडुब्बी और इसमें सिर्फ 3 दिन के लिए ऑक्सीजन थी, तो वो ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी और लोग अंदर जो हैं वो उनकी डेथ हो गई। तो 53 लोग थे इसमें। KRI नांगला, बहुत देशों ने कोशिश करी, भारत ने विशाखापट्टनम से DSRV को भी भेजा, लेकिन वो निकल नहीं पाई, समुद्र में डूब चुकी थी वो। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। इंडोनेशिया में कहाँ डूबी थी ये? बाली में। बाली के 25 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहाँ पे ये डूबी थी। बाली, बाली जो आइलैंड है वहाँ पे, उसके पास। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लापता पनडुब्बी, अब इसको मृत घोषित कर दिया गया है, मतलब जो भी लोग थे इसके अंदर, और पनडुब्बी जो है ये नहीं मिली अभी तक। तो मृत क्यों घोषित कर दिया? क्योंकि इनके पास जो ऑक्सीजन था शनिवार 3 बजे तक था, और आज तो संडे हो गया है, तो ऑब्वियसली फिर उतना ऑक्सीजन नहीं था कि उसके बाद टिक सकें, और तब तक मिली नहीं, तो ये एक अज्यूम करना ठीक है कि अंदर जो भी लोग थे अब वो मृत होंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। जोको विडोडो। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। आने वाले समय में ईस्ट कालीमंतन हो सकती है, लेकिन अभी तो जकार्ता ही है, राइट। जकार्ता आसियान का सचिवालय भी है, जो आसियान कंट्री है ना उनका सचिवालय जकार्ता है। इंडोनेशिया में 2022 में G20 समिट होगा। G20, G20 के जो देश हैं जिसमें इंडिया भी है, तो इंडिया में समिट होगा 2023 में। G20 समिट इंडिया में 2023 में होगा, और G20 समिट इंडोनेशिया में 2022 में होगा। वैसे पहले इंडिया में 2022 में होने वाला था, लेकिन चेंज हो गया है अब। इंडोनेशिया के साथ भारत 2 युद्ध अभ्यास करता है, मिलिट्री एक्सरसाइज। एक का नाम है गरुड़ शक्ति, दूसरे का नाम है समुद्र शक्ति। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। अब यहां पे गरुड़ शक्ति में एक साथ बोल रहा हूं, अलग अलग करके नहीं बोल रहा, क्योंकि गरुड़ नाम का युद्ध अभ्यास हम फ्रांस के साथ करते हैं और शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास भी हम फ्रांस के साथ करते हैं, लेकिन वो अलग अलग है। अगर मैं एक साथ बोलूं गरुड़ शक्ति तो वो इंडोनेशिया के साथ है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और हमारे राजदूत कौन है इंडोनेशिया में? मनोज कुमार भारती। मनोज कुमार भारती हमारे राजदूत है इंडोनेशिया में। और आपको यह भी बता दूं, फुटबॉल का अंडर-20 पुरुषों का वर्ल्ड कप इंडोनेशिया में खेला जाएगा 2023 में। मेंस अंडर-20 वर्ल्ड कप इंडोनेशिया में खेला जाएगा 2023 में। ओला, ओला कंपनी आपको पता ही है। ओला, ओला कंपनी के सीईओ कौन है? भाविश अग्रवाल। भाविश अग्रवाल। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड हाइपर चार्जर नेटवर्क के निर्माण के लिए अगले 5 वर्षों में कितना राशि निवेश करेगी भारत में?
ओला निवेश करेगी $2 अरब। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। $2 अरब कितने होते हैं? 15,000 करोड़। 15,000 करोड़। $1 अरब होता है 7500 करोड़। अगर मैं $1 की वैल्यू 75 रुपये मानता हूं तो, जो कि लगभग उतनी है आज, तो 15,000 करोड़ का निवेश करेगी $2 अरब का। क्यों करेगी? देखो, भारत में इससे पहले बिजली से चलने वाले जो स्कूटर हैं उनकी क्रांति आए। ये जरूरी है हम चार्ज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। स्कूटर तो चला लेंगे, चार्जिंग कहां करेंगे? तो ओला ये कह रही है कि अभी अल्पकालिक यानी आने वाले अगले 1 साल के अंदर हम क्या करेंगे, भारत में 5,000 चार्जर लेकर आएंगे। 5,000 चार्जिंग पॉइंट भारत के 100 शहरों में हम लगाएंगे 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, ये इनका टारगेट है अल्पकालिक यानी अगले 1 साल में। दीर्घकालिक क्या है यानी लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? वो ये कि अगले 5 वर्षों में 1 लाख चार्जिंग पॉइंट होंगे भारत में 400 शहरों में 5 साल में। अभी तो 5,000 होंगे 1 साल में, लेकिन अगले 5 साल में 1 लाख चार्जिंग पॉइंट होंगे पूरे इंडिया में, जहां पे आप अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर जाके चार्ज कर सकते हैं। 1 लाख चार्जिंग पॉइंट 400 शहरों में अगले 5 साल में। तो ये ओला का प्लान है। वैसे ओला बिजली से चलने वाले स्कूटर बना कैसे रही है? किसने दी इसको ये टेक्नोलॉजी? मेरे पुराने स्टूडेंट जानते होंगे, ओला ने नीदरलैंड की एक कंपनी खरीदी है जिसका नाम है एटर्गो, ETERGO, एटर्गो। और एटर्गो कंपनी जो है ये बिजली से चलने वाले स्कूटर बनाती है। ठीक है, एटर्गो कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था ओला ने। केंद्र सरकार ने 2025-26 तक सरसों उत्पादन का कितने मिलियन टन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2025-26 यानी अगले 5 साल में हमारा जो सरसों यानी मस्टर्ड का उत्पादन है वो हो जाना चाहिए 17 मिलियन टन, यानी कि 1.7 करोड़ टन। 1.7 करोड़ या 17 मिलियन टन, ये हमारा लक्ष्य है। और ये घोषणा करी हमारे कृषि मंत्रालय ने। वैसे क्या कोई और फसल है जो न्यूज़ में आई थी? तो आपको 4 फसलें बताता हूं जो न्यूज़ में आई थी। सबसे पहला है टमाटर। कौन सा टमाटर है ये टमाटर है पंजाब सोना और पंजाब केसर। पंजाब सोना और पंजाब केसर, ये टमाटर की किस्म है। क्या खास है इसके बारे में? इसमें कैरोटीन ज़्यादा है, इसमें कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा है। ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बनाया है। और दूसरा बैंगन। बैंगन का नाम है पंजाब रौनक और पंजाब भरपूर। पंजाब रौनक और पंजाब भरपूर। इसमें क्या ज़्यादा है बैंगन में? इसमें एंथोसाइनिन ज़्यादा है, एंथोसाइनिन ज़्यादा है। फिर एक है अर्क शुभा। अर्क शुभा, अर्क शुभा गेंदे के फूल का प्रकार है नया। मैरीगोल्ड फ्लावर बोलते हैं गेंदे के फूल को, अर्क शुभा। और चौथा है काजू। काजू खाते हैं, कैशू नट, काजू, उसका प्रकार है जिसका नाम है नेत्र वामन। नेत्र वामन। तो ये 4 फसलें और याद रखिए। इस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में शील्ड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करा है। शील्ड मिशन में जो हमारा सौर मंडल है, सोलर सिस्टम, उसकी विंड शील्ड को स्टडी किया जाएगा। यह मिशन है नासा का। और यहाँ पे शील्ड की फुल फॉर्म जो है वो लिखी गई है, स्पेटियल हेट्रोडाइन इंटरफेरोमीट्रिक एमिशन लाइन डायनेमिक स्पेक्ट्रोमीटर। खैर आपको फुल फॉर्म याद नहीं रखनी है, बस याद रखो शील्ड मिशन जो है वो नासा का है। नासा के और भी मिशन है जैसे स्फीयर एक्स मिशन, जैसे एस्थ्रोस मिशन। वैसे नासा के चेयरमैन कौन है? नासा के चेयरमैन हैं बिल नेल्सन। और नासा की कौन सी वैधशाला है, ऑब्जर्वेटरी, जिसने यूरेनस ग्रह से एक्सरे, क्ष किरण होती है, क्ष किरण यानी कि एक्सरे, उसका पता लगाया है। यह है चंद्र एक्सरे वैधशाला। चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी ने पता लगाया है, यूरेनस से एक्सरे का पता लगाया, याद रखिए। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पहली बार कब मनाया गया था और क्यों मनाया जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है ये। देखो, दिन था 24 अप्रैल का। 24 अप्रैल 1993 हमारे संविधान में 73वां संशोधन हुआ था। ठीक है, और उसके तहत पंचायती राज सिस्टम शुरू हो गया था, भारत में इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया था। तो 1993 में हमारे संविधान का 73वां संशोधन हुआ था, जिसमें पंचायती
राज जो सिस्टम है वो शुरू कर दिया गया था भारत में। तो 24 अप्रैल का दिन था, इसलिए 24 अप्रैल का दिन बहुत खास है। तो याद रखिए 24 अप्रैल 2010 को पहली बार उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहली बार जो है वो इसे मनाया था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था पहली बार, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था हमारे संविधान का 73वां संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीप्योर नाम का ऑक्सीजन बार ये कौन से हवाई अड्डे पे लगा है? ऑक्सीप्योर नाम का ऑक्सीजन बार दिल्ली हवाई अड्डे पे लगा है, यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहां पे आप जाके ऑक्सीजन ले सकते हैं। अमेरिका के निचले सदन में इस शहर को 51वां राज्य बनाने के लिए बिल पारित हो गया है। तो याद रखिए यह बात हो रही है वॉशिंगटन डीसी जो राजधानी है, अब वो अमेरिका का 51वां राज्य बनेगा। यह फैसला लिया वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने। इस देश ने कोविड रोगियों के लिए बैरिसेटिनिब के उपयोग को मंजूरी दी है। यह बैरिसेटिनिब जो दवाई है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए होती है। एक रोग होता है जिसे बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, घुटनों वगैरह में सूजन आ जाती है उसमें, उसके लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन अब ये कोविड में भी यूज कर रहे हैं। यह देश है जापान। जापान में ये जो ड्रग है बैरिसेटिनिब, इसका इस्तेमाल कोविड पेशेंट पे होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल को किस योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड का वितरण शुरू करा? यह योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई थी, यानी एक साल पूरा हो गया। इसका नाम है स्वामित्व योजना। स्वामित्व का मतलब होता है ओनरशिप, जब आप किसी चीज के मालिक होते हो, मालिकाना हक होना। तो स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2021 को एक साल पूरा हुआ। पंचायती राज दिवस के दिन पिछले साल शुरू हुई थी। इसमें जो प्रॉपर्टी वगैरह है उनको नापा जाता है ठीक से गांव वगैरह में, जिससे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ना हो, प्रॉपर्टी के मुकदमे ना हो, आपस में डिस्प्यूट ना हो, बैर ना हो प्रॉपर्टी के रिलेटेड। तो ये योजना जो है भारत के कई राज्यों में शुरू की गई थी, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो कई सारे राज्यों में स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। यानी इसमें गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण किया जाता है जमीन का। नीति घाटी के सुमना क्षेत्र में एक ग्लेशियर के फटने की सूचना मिली। यह घाटी कौन से राज्य में है? तो यह घाटी उत्तराखंड में है। फिर से ग्लेशियर फट गया और यह नीति घाटी चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, इंडिया चाइना बॉर्डर पे एकदम। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। ये ग्लेशियर फटना होता क्या है समझ लो इसको ध्यान से, अपने दिमाग में पिक्चर बना लो। देखो ग्लेशियर क्या होता है? हिमनद, यानी तैरती हुई बर्फ को बोलते हैं ग्लेशियर। अब इमेजिन करो बर्फ तैर रही है, ठीक है। जनरली क्या होता है, बर्फ एकदम से नहीं तैरती, पहले बर्फ कहीं पे जमी होती है तो वो धीरे धीरे पिघलती है। बर्फ धीरे धीरे पिघलती है। अब बर्फ जब पिघलेगी तो उसका पानी कहीं तो इकट्ठा होगा, या तो कोई झील होगी या कोई नदी होगी जिसमें उसका पानी जाएगा, बर्फ पिघलेगी तो, ठीक है। तो होता क्या है, जब किसी पहाड़ पे ऊपर बर्फ जम रही होती है तो उसका पानी धीरे धीरे पिघलता है और वो वहीं पे एक लेक बना लेता है, एक झील बना लेता है, जिसमें वो पानी धीरे धीरे पिघल पिघल के जाता रहता है। फिर वो झील से पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ बहता है और नदी का उद्गम होता है, नदी बनती है, ठीक है। अब आप इमेजिन करो जो बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी, अगर वो एकदम से तेजी से पिघल जाए और वो बर्फ का पूरा टुकड़ा, यानी कई सौ अरबों टनों जितना जो भारी, कई हजार लाखों किलो का जो बर्फ का टुकड़ा है, वो एकदम से टूट जाए तो क्या होगा? वो सीधा उस झील में जाके गिरेगा जिसमें जो बनी थी, जो पानी इकट्ठा धीरे धीरे हो रहा था उसमें एकदम से जाके गिरेगा। इसकी वजह से क्या होगा? इसको बोलते हैं ग्लेशियर फटना। अब वो बर्फ का टुकड़ा उस झील में गिर गया तो उस झील का पानी क्या होगा? बड़ी तेजी से नीचे की तरफ बहेगा और बाढ़ आ जाएगी। यही पहले हुआ था उत्तराखंड में, यही अभी हुआ है, ठीक है ना। तो चमोली में हुआ है ये उत्तराखंड में, और नए मुख्यमंत्री यहां के तीरथ सिंह रावत। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड रोगियों के लिए वेराफिन नाम की दवाई का आपातकालीन उपयोग करने की अनुमति दी। यह दवा कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई जाती है? यह जाइडस कैडिला कंपनी है, उसके द्वारा बनाई जाती है। जाइडस कैडिला वैसे कोविड की दवाई नहीं है, आपको बता दूं। ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी में इस्तेमाल होती है, जो आपके लिवर का रोग होता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस, उसके खिलाफ। लेकिन अब इमरजेंसी है, आपात है, तो फिर वेराफिन का उपयोग कोविड के लिए भी अनुमति उसकी मिल गई है। ये कंपनी बनाती है जो वो है जाइडस कैडिला, ऑप्शन बी। और हमारा आज का आखिरी सवाल, किस बैंक ने इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम शुरू करी है? इम्यून इंडिया डिपॉजिट स्कीम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने करी। सरकारी बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई। और ये स्कीम है क्या? स्कीम बड़ी आसान है। बैंक आपको ये कह रहा है कि वैक्सीन ले लो, दवाई ले लो कोरोना की। आपको अगर ऐसा करते हो तो आपको 0.25% इंटरेस्ट ज़्यादा देंगे आपको।
आपके सेविंग अकाउंट पे। मान लो आपने अकाउंट खोला, बचत खाता खोला आपने, उसमें पैसे डाल दिए 1,00,000 रुपये। नॉर्मली आपको मिलेगा 4% इंटरेस्ट, लेकिन अगर आपने दवाई ले ली कोविड की तो आपको मिलेगा 4.25, यानी 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट, 25 आधार अंक, 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% इंटरेस्ट आपको बैंक ज़्यादा देगा अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेते हो। तो ये था हमारा 25 अप्रैल का वीडियो। मिलते हैं 26 अप्रैल के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।